दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में 24 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन है। आप जानते हैं कि ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो आगामी एग्जाम को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें। पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, पहले इसे देख लेते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2026 का जो आयोजन है, ये कहां पर किया जाएगा? सितंबर महीने में आयोजित होगा यशोभूमि द्वारिका, नई दिल्ली में, जो इंडिया इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर। अच्छा, इसको लेकर डिटेल में जानकारी हम आपको दे चुके थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसकी शुरुआत 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक से हुई थी। पहला संस्करण था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचवा एडिशन होगा। आप लोग ध्यान रखिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर मैंने लिख भी दिया। 2026 का जो संस्करण है सितंबर में आयोजित होगा यशोभूमि द्वारिका, नई दिल्ली में, पांचवा एडिशन। बात यहां पर सेमीकंडक्टर को लेकर हम कर रहे हैं। भारत में अगर सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले प्रथम 3 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर कौन आएगा? गुजरात, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये चीजें याद रखिए, कई बार यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं ये वाला। और अगर दूसरी ओर बात अगर हम बिहार के संदर्भ में करें, क्या बिहार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो बिल्कुल किया है, फरवरी 2026 में। अच्छा, ये चीजें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो नीतीश कुमार थे। हालांकि मई में बिहार के मुख्यमंत्री बने 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, है ना। इन चीजों को याद रखिए। सेमीकंडक्टर की बात हुई है तो एक जानकारी हमने पैक्स सिलिका रणनीति को लेकर बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में दिया था, ये भी एक्चुअली इसी से संबंधित है। ये एप्लीकेशन पे कोर्स संचालित होती है, प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से आप इसको ले सकते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं पुनः यह दोहरा दूं कि एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक दिन यहीं पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें प्रोवाइड की जाती है। आइए पहला सवाल देखिएगा, बिहार सरकार और कॉन्वे जीनियस एआई साझेदारी के संदर्भ में। अच्छा, ये साझेदारी हुई है रिसेंटली, इसको लेकर मैं आपको पढ़ाया भी था। अब यहां पर देखिए, इस संदर्भ में बीओंट यानी कि बिहार ओंटोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, या विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं के ज्ञान ढांचे को एकीकृत करने वाला यूनिफाइड नॉलेज ग्राफ है। यानी कि सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी या फिर नागरिक सेवाओं को लेकर जो भी जानकारी है वो एकीकृत करेगा। इससे नागरिकों को फायदा मिलेगा, जो सरकारी योजनाएं हैं उस तक जो पहुंच है वो सुगम होगी, सरल होगी। अभी इसको लेकर समझौता कॉन्वे जीनियस एआई के साथ हुआ और बात एआई की हो रही है, एआई का दौर है। बिहार सरकार ने भी एआई मिशन का गठन किया है 6 मई को, और वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समझौते के उद्देश्य को समझिएगा कि इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं से संबंधित ज्ञान और तकनीकी ढांचे को एकीकृत करना है, एक जगह सभी चीजों को सम्मिलित करना है। और इससे फायदा क्या होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं, इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं या फिर योजनाओं तक जो एआई के माध्यम से जो एक प्रकार से पहुंच है वो सरल हो पाएगी, है ना। एआई का दौर है और ऐसे में ये सारी चीजें जो बिहार सरकार अपना रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इसे सही तरीके से संचालित किया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार के नागरिकों को इसका फायदा होगा। ये चीजें यहां ध्यान आपको रखना है। मूल बात में अगर देखें, इसमें जो समझौता हुआ है तो इसके तहत या फिर इस पहल में डेटा स्वामित्व, एआई गवर्नेंस और पॉलिसी कंट्रोल को बिहार सरकार के नियंत्रण में रखने पर इसमें जोर दिया गया है। अब ये समझौता किसके साथ हुआ, क्या क्या उद्देश्य है, इन चीजों को याद रखिएगा। अच्छा, बिहार एआई मिशन को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, जरा गौर कीजिए। मैंने आपको बोला 6 मई 2026 को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन या फिर बिहार एआई मिशन का गठन किया गया। अब दूसरी ओर बिहार एआई समिट का भी आयोजन हुआ है ऊर्जा ऑडिटोरियम शास्त्री नगर पटना में। अब इसको लेकर ऐसे चर्चाएं हमने यहां आपके बीच किया है, कल भी आई थिंक इसको लेकर मैंने आपको पढ़ाया था, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूं। लेकिन बात अगर एआई की हो रही है तो जरा गौर कीजिए एक इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहां पहले देख लीजिए, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ, है ना।
अब इस आयोजन को लेकर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्य परीक्षा में सवाल यहां से बन सकते हैं, ये भी हमने अच्छे से आपको कवर करवाया है, प्लस इस सीरीज में भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलिए इसे स्किप करते हुए आते हैं दूसरे सवाल पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अधिकारियों के लिए एक निर्देश जारी किया है कि सांसद और विधायक फोन न उठा पाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से कॉल बैक करना होगा। मतलब इसमें यह निर्देश है कि अगर एक खास करके नागरिक अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायक को कॉल करते हैं, मान लीजिए वो व्यस्त हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर पाए, तो लेकिन बाद में उन्हें कॉल बैक करना होगा। ये एक निर्देश जारी किया गया है, अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये घोषणा अभी बिहार सरकार ने किया है। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा क्या ये बिहार में पॉसिबल है कि आप फोन करें और फोन ना उठाएं और वो कॉल बैक करें। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। निर्देश तो आ चुका है, क्या ये सच में लागू होगा, पालन होगा, तो ये चीजें मैं आपको छोड़ रहा हूँ। फिलहाल यहाँ ये जानकारी हमें इंपॉर्टेंट लगी, फिलहाल वो चीजें आपके बीच हमने रख दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगला सवाल है, वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये नाम ध्यान रखिए, इनके बारे में सवाल है। हाल ही में अगस्त 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के अस्तित्व पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन्हें यहाँ तस्वीर में देख लीजिए, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, यहाँ पर देखिए इनके जो प्रतिद्वंदी थे कर्नल ओली अहमद, इन्हें पराजित किया है और बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये याद आपको रखना है कि बात जो अभी हम कर रहे हैं इनकी जो 23वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इनसे पहले अगर हम राष्ट्रपति पद पे अगर बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, मतलब कि वे इस पद पर मतलब कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर वही चीजें हमने आपके बीच रखा, तो इस्तीफा के बाद चुनाव कराना अनिवार्य हो गया था, जिसके बाद परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर चुनाव में खास करके नए राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलता है। ये नाम याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की स्थापना को अगर हम लेकर बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में हुई थी। दोस्तों, बांग्लादेश के अस्तित्व में शेख मुजीबुर रहमान का एक योगदान है, कह सकते हैं बड़ा योगदान है। यहां हमने लिखा भी है, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या फिर जनक माना जाता है। इन्हीं के आंदोलन में स्वतंत्र मतलब कि इन्हीं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन बांग्लादेश का चला था और बांग्लादेश को सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में मान्यता भारत ने दिया था दिसंबर 1971 में। ये चीजें अभी आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूं। पहले आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1947 का वो समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यहां देखिए 1947 भारत विभाजन के बाद यह क्षेत्र यानी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही भाग था, यानी कि अगर हम देखें तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में यह अस्तित्व में आया। लेकिन समय के साथ भाषा, संस्कृति और आर्थिक भेदभाव के कारण असंतोष बढ़ता गया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश की हम बात करें तो यहां पर उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा था। ये तमाम चीजों के कारण खास करके नागरिकों में असंतोष की भावना बढ़ रहा था। फिर 1970 में चुनाव होता है, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को चुनाव में बहुमत होता है, लेकिन दोस्तों यहां आप देखिए कि उन्हें सत्ता सौंपी नहीं जाती है और इसी के विरोध में 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और इसी दिन बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। अब देखिएगा यहां 5वें पॉइंट में मुक्ति वाहिनी सेना जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब यहां बांग्लादेश के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के लिए मतलब एक गठित गुरिल्ला सेना थी जो कि बांग्लादेश की तरफ से यहां शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में शुरू किया गया। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा, इसके खास करके जवाब में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। आंदोलन को कुचलने के लिए यह पाकिस्तानी सेना के एक प्रकार से कार्रवाई थे। अब ये आंदोलन इतना विकराल हो गया, मतलब इतना विध्वंस मच गया। आप लोग जानते होंगे, जब इसको पढ़े हैं कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसमें भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर खास करके उत्पन्न हो गई बांग्लादेश में। तो वहां से वे लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे। इस वाले पॉइंट को आगे देखिएगा। शरणार्थी और मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए ये सारे कुछ कारण थे, इसको लेकर के भारत ने बांग्लादेश की जनता का समर्थन किया। अब देखिए भारत की इंटरेस्ट में होती है, तो ऐसे में यहां पर भारत पाकिस्तान की युद्ध भी शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का भारत पर हमले के साथ।
लेकिन दोस्तों ये युद्ध 13 दिन तक चलता है, ज्यादा तो नहीं चलता। और 13 दिन के युद्ध के पश्चात पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और यहां पर देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्र एक प्रकार से घोषित किया गया। और मैंने आपको क्या बोला था कि भारत ने ही बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दिया था। अब शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या फिर जनक कहा जाता है। 2024 की बात याद कीजिए, जब यहां पर एक प्रकार से आंदोलन हुआ था, जो यहां सरकार थी, किनकी सरकार थी, शेख हसीना की, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। और उस दौरान शेख मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमा को एकदम से उखाड़ फेंक दिया, तोड़ फोड़ बहुत पैमाने पर हुई थी। एक प्रकार से जो आंदोलन था, ये चीजें आपने देखा होगा। 2024 की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात हुई तो एक जानकारी ये याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए मतदान के बाद बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को इस साल 2026 में 81वें सत्र जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का होगा, इसके लिए उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के हैं जिनका नाम है खलीलुर रहमान। याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, है ना। इसको लेकर हमने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसी की हमें पहचान करना है। कथन एक देखिएगा, यह पुरस्कार भारतीय पर्यावरणविद सुमेर सिंह भाटी को प्रदान किया गया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सुमेर सिंह भाटी का संबंध जयपुर राजस्थान से है। जी नहीं, जयपुर राजस्थान नहीं होगा। राजस्थान ये तो सही है, लेकिन जयपुर से नहीं बल्कि जैसलमेर से है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो कथन है ना, ये असत्य है। अगला तीसरा कथन देखिए कि उन्हें यह सम्मान राजस्थान की ओरन, जो एक पवित्र उपवन के रूप में इसकी संज्ञा दी जाती है, भूमि का ही एक प्रकार है, और गोचर भूमि जो खास करके गायों को या फिर पशुओं को चरने को लेकर एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से या फिर बोल सकते हैं ये आरक्षित रूप से छोड़ी जाती है, मतलब कि जानवरों को चरने के लिए। तो यहाँ इस दोनों प्रकार के भूमि के संरक्षण और मरुस्थलीकरण को रोकने में योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। तो वास्तव में ये कथन ऐसे सत्य है। और फिर यहाँ अगला चौथा कथन है कि यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, द्वारा प्रदान किया गया। जी नहीं, इसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। तो फिलहाल कथन 1 और 3 यहाँ सही है। कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर बी में है। अच्छा, इस पुरस्कार को लेकर तमाम चीजें, अच्छा आपको यह ध्यान रखना है कि मंगोलिया में जो उलान बातर एक जगह, यहां पर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा, मतलब ये अभी आयोजन हुआ था, यहीं पर रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सुमेर सिंह भाटी को सम्मानित किया। यहीं पर भारत ने अपना एक खास करके कह सकते गाइड लॉन्च किया, पहली बार एक पुस्तिका है वो लॉन्च किया गया, अभी उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये सम्मान इन्हें मिला है, यहाँ प्रश्न में हमने इस कथन 3 में शामिल किया था और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओरन जो खास करके घास भूमियों में ओरन जो एक पवित्र उपवन की संज्ञा से दिया गया, गोचर जो एक प्रकार की भूमि होती है चरने के लिए, मतलब मवेशियों को लेकर, तो इसके संरक्षण और मरुस्थलीकरण के रोकथाम में जो उल्लेखनीय योगदान इनका रहा है, इसी को एक प्रकार से मान्यता देते हुए सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिए। अब एक चीज और जो अभी हम बात कर रहे थे, यहां पर देखिएगा, यहां पर इसी सम्मेलन में भारत ने अपने घास के मैदानों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका यानी कि गाइड, जिसका नाम क्या है, तो भारत के घास के मैदान अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए मार्गदर्शिका। बेसिकली ये अपनी तरह का एक पहला गाइड है जिसमें भारत सरकार ने जो खास करके विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, उसी के तर्ज पर इसमें कुछ चीजों को शामिल करते हुए ये एक प्रकार से एकीकृत किया गया, आप बोल सकते हैं। जो एक प्रकार से उसे मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। मूल उद्देश्य यह है उसको चिन्हित करना, मान्यता देना, उसका संरक्षण करना, ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। और ये चीजें यहां आपके बीच हमने रखा है और इसको आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। लेकिन एक जानकारी अतिरिक्त रूप में हम आपको देना चाहेंगे, प्रमुख घास के मैदानों को लेकर कई बार सवाल बनते हैं, जैसे कि पंपास, कहां के घास के मैदान को कहा जाता है, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन्स और प्रेरी। तो ये सारे कुछ और भी है जो एग्जाम में, जैसे सवाना, ये सभी पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, समय कम है, ये अंतिम दौर है, और ऐसे में प्रिपरेशन को बेहतर करने की दिशा में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। एक कंप्लीट कोर्स है प्रीलिम्स को लेकर, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, प्रीलिम्स को लेकर तमाम मटेरियल आपको मिलेंगे ही, प्लस करेंट अफेयर्स का
जो एक हमारा बैच चलता है विजेता बैच, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स का, जैसे क्लासेस होंगे, सारे नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में और डेली बेसिस पर, और उसका टेस्ट भी, ये सभी आपको इसी कोर्स में मिल जाता है। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, यहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। भारत फ्यूचर सिटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए कथन एक क्या कहता है, इसे भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अब ये कहां विकसित किया जा रहा है, कथन 2 में देखिएगा, यह परियोजना तेलंगाना में हैदराबाद के निकट लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। तो ये कथन भी सत्य है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शहर अवसंरचना की या फिर शहरी अवसंरचना के साथ सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। यहां पर देखिएगा उद्देश्य भी याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। इन तीनों पॉइंट को जब आपने देखा ये सही है, लेकिन दोस्तों ये सवाल जो है, ये जो जानकारी है, ये एकदम आप बोल सकते हैं कि अभी का नहीं है। ये जनवरी 2026 में समझौता हुआ था, लेकिन अभी ये चीजें खबरों में आई है, इस वजह से शामिल हमने किया है। लेकिन इसको लेकर जो समझौता हुआ था जनवरी 2026 में, ये भी कथन सही है। इसको जरा देखने का प्रयास कीजिए। जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान तेलंगाना सरकार और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारत फ्यूचर सिटी को विकसित करने को लेकर एक प्रकार का एक समझौता हुआ था। तो इसी का ये भाग है। सभी कथन यहां पर सही है और इसको लेकर तमाम जानकारी यहां एकदम विस्तृत तौर पर आपके बीच हमने रख दिया है। कहां पर विकसित किया जा रहा है, क्या क्या चीजें इसके उद्देश्यों में शामिल है। अच्छा एक बात और, यहां एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, जो नेट जीरो का लक्ष्य भारत सरकार का है वो 2070 तक का है और बीपीएससी में यहां से सवाल पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिए कि भारत सरकार के अनुरूप ही बिहार सरकार ने भी अपने नेट जीरो का लक्ष्य किया है 2070 तक का। और वैसे भी कोई भी राष्ट्रीय लक्ष्य जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नेट जीरो का हो या फिर कोई और भी हो, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाने वाला इंटरनोट दिवस, अच्छा ये गलत नहीं लिखा गया, इंटरनेट मत समझिएगा। इंटरनेट दिवस तो आई थिंक अक्टूबर में मनाया जाता है, लेकिन इंटरनोट दिवस की बात करें तो मुख्यतः किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को। इस सवाल का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की स्मृति में। दरअसल आपको यहां पर हम जानकारी दें, पहली बात तो इसे ये समझिए कि इंटरनोट है क्या। तो यहां पर देखिएगा इंटरनोट जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट और एस्ट्रोनॉट। ये अगर हम इसके अर्थ को देखें तो ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो इंटरनेट की दुनिया में सक्रिय रूप से विचरण करते हैं और खोज करते हैं। एक्चुअली यहां इसके अर्थ को तो आपने समझ लिया। शुरुआत इसका देखने का प्रयास कीजिए कि एक सार्वजनिक रूप से, ऐसे तो अगर इसके आविष्कारक की बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की यानी कि WWW की, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से 23 अगस्त 1991 को इसे लागू किया गया था या फिर जारी किया गया था या फिर उपलब्ध कराया गया था। तो इसी उपलब्धि में इस चीज को ध्यान रखिए। अभी एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जो हमारी सुविधाएं आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, तो हमारा एक वेबसाइट भी है और वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे कि bpscmaker.com, तो उससे पहले www लगाया जाता है। तो वो एक प्रकार का पेज इंटरनेट पे हमारा बना हुआ है, वहां तक आपको लेके जाएगा। एक एड्रेस के रूप में आप बोल सकते हैं। उसी से पहले ये वर्ल्ड वाइड वेब जो लगाया जाता है www.bpscmaker.com, कुछ इस प्रकार से होता है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा इसकी शुरुआत, इंटरनेट की शुरुआत को लेकर कई सारे स्टोरी है, कई सारी तथ्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें ऑथेंटिक जो है वो ये वाला है कि 29 अक्टूबर 1969 को अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा इसके माध्यम से एक्चुअली इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। पहला अवसर माना जाता है जब इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा बात इंटरनेट डे की अगर हम करें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। अच्छा 23 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस। घोषणा 2023 में हुई थी, 2024 में पहली बार मनाया गया। आइए हम उसे भी देखें, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जरा इसे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण
परिसर का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के किस जिले में रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के इस जिले का नाम है एलुरु। और ये जो प्रस्ताव है किस कंपनी द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। ये पहली बार ऐसा है कि भारत में आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला एकीकृत अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन परिसर स्थापित करने का यह प्रस्ताव रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से रखा गया है। अब ये जो जानकारी अभी आपको हम दे रहे हैं, ये भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये आखिर है क्या, इसे समझिएगा। बहुत आसान है, अगर एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भूमिगत कोयला गैसीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को पारंपरिक तरीके से खदान से बाहर निकालने के बजाय बिना बाहर निकाले खदान से ये भूमिगत ही गैस में से परिवर्तित किया जाता है और इससे प्राप्त सिंथेटिक गैस का उपयोग हाइड्रोजन, मेथनॉल, यूरिया, अमोनिया तथा सिंथेटिक इंजन नहीं बल्कि ईंधन के रूप में या फिर ईंधन जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो ये चीजें इनिशियल स्टेज में जब ये प्रस्ताव रखा गया है तो ये अभी आपके बीच हमने रखा। कुछ इन्फॉर्मेशन और होगी तो आपको हम जरूर बतलाएंगे। प्लस ये क्या है वो चीजें हमने मेंशन किया। कोयला की बात हो रही है तो आइए कोयला के प्रकारों को समझते हैं और कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अमूमन कोयला के अगर हम क्वालिटी में देखें तो क्वालिटी के आधार पर 4 प्रकार के कोयला होते हैं। एक एंथ्रासाइट जो सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, फिर आता है बिटुमिनस दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर आता है लिग्नाइट और चौथे स्थान पर जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें 15 से 20% या मैक्सिमम 25% कार्बन होता है। ये कोयला की चौथी क्वालिटी है। तो ये चीजें ध्यान रखिए और कहां इसका इस्तेमाल होता है किस रूप में, तो वो चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी और हम आपको दे दें कि भारत विश्व में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और भारत का कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत के पास नवीनतम डेटा के आधार पर 400 अरब टन से अधिक कोयले का भंडार है जो विश्व में 5वें स्थान पर आता है ना। तो ये चीजें अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बतलाया था, थोड़ा यहाँ रिवीजन आपका हो गया, इस उद्देश्य से यहाँ हमने शामिल किया। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति अभ्यास जो 2026 सैन्य अभ्यास है कब और कहां पर आयोजित हुआ? इस बार जो ये आयोजन हुआ है ये मलेशिया में आयोजित हुआ है। अच्छा, यहां पर आप हिंट ले सकते थे। देखिए, भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति जो अभ्यास आयोजित हुआ है ये कब और कहां आयोजित हुआ है? आप लोग जानते हैं, ये यहां पहले ही लिख दिया गया कि भारत और मलेशिया के बीच आयोजन हुआ। इसका पिछला संस्करण भारत में आयोजित हुआ था। ये द्विपक्षीय अभ्यास है तो ऐसे में ये मलेशिया होगा। तो 2 विकल्प में मलेशिया है, लेकिन जो राइट आंसर है ये सुबांग एयरवेज मलेशिया में 10 से 14 अगस्त 2026 को। भारत और विभिन्न देशों के बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं ये कई बार आपको हम दिखला चुके हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूं। यहां पर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला देखिए, हाल ही में या फिर भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को किस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है? अच्छा एक सेकंड, यहां पर ये जो है ना ये ऑप्शन ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये वाला ई है, यहाँ मिस टाइपिंग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, मतलब इसी स्मृति में। अब इसके पीछे जानकारी आपको मालूम है, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था साउथ पोल पर, और साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश है अपना भारत। इसके 3 दिन पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने 2 घोषणा किया। जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम लैंडर लैंड किया उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहकर संबोधित किया। प्लस 23 अगस्त को जब ये लैंड हुआ चंद्रमा की सतह पर तो उस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तो 26 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 26 तारीख को एक घोषणा हुई कि 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। तो अगले साल 24 में यानी कि 2024 में पहली बार यह मनाया गया, 25 में दूसरी बार और इस साल 2026 में ये तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है ना। इन चीजों को यहां ध्यान रखिए। अब चंद्रयान 3 की बात हो रही है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। और उस समय जो खास करके चंद्रयान 3 के जो समय जब लॉन्च हुआ था, इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। अभी कौन है? वी नारायणन है ना, इसी तरह का नाम है वी नारायणन। और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सवाल यहां पर हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरा मुथुवेल है ना।
इन चीजों को ध्यान रखिए। आइए अगले सवाल पर। अच्छा, यहाँ चंद्रयान की बात हो रही है, फिर चंद्रमा को लेकर बात हो रही है, तो एक मिशन है ल्यूपेक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि जाक्सा और इसरो से संबंधित है। जाक्सा जो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है, देखिए यहाँ हमने कहीं पर लिखा भी, हाँ, और इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। उसी प्रकार से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनएसए चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी, और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार्को। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2026 को कहां पर किया गया? देखिए, भारत को कमान मिली है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो इसका जो आयोजन है इसी के तहत हुआ है, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का, ये गांधीनगर गुजरात में। और ये सारी चीजें कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत को जो कमान मिली है 2026 में, ये 12 से 13 सितंबर को आयोजित होगा। इसके लिए थीम जो निर्धारित है वो यहां पर भी देख सकते हैं, इसी थीम के साथ युवा शिखर सम्मेलन भी हुआ है। तो ये थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। और इसका पिछला संस्करण कहां, 17वां संस्करण आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ब्रिक्स को लेकर कई सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, अभी तो रिसेंटली इसका लोगो का भी अनावरण किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। ये चर्चा हम कर चुके हैं, ब्रिक्स में कितने देश हैं और कौन कौन से देश कब शामिल हुए, ये चीजें हमने आई थिंक 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया है। तो फिलहाल आज मैं इसे स्किप करता हूं, चलता हूं सीधे अगले प्रश्न पे। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी कि भारतीय क्रांति की माता के नाम से जानी जाने वाली मैडम भीखाजी कामा की 90वीं पुण्यतिथि 23 अगस्त 2026 को मनाई गई है। उन्होंने वर्ष 1907 में विदेशी भूमि पर पहली बार भारत का प्रारंभिक तिरंगा झंडा कहां फहराया था? इसमें 3-4 पॉइंट है, प्रश्न में ही बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं। भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा। इनकी पुण्यतिथि 90वीं पुण्यतिथि अभी 13 अगस्त को मनाई गई है। अच्छा, एक चीज सवाल जो पूछा गया है, 1907 में जर्मनी में इन्होंने प्रारंभिक तिरंगा झंडा भारत का फहराया था, जर्मनी के स्टटगार्ट में। तो विकल्प नंबर ए में यहाँ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केवल जर्मनी याद रखने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ फंस सकते हैं, 2 विकल्प में जर्मनी है, तो ये प्रॉपर जगह याद आपको रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, आवारा पशुओं और जंगली सुअरों से फसलों की रक्षा के लिए चर्चा में रही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज का यह सेशन यहां समाप्त होता है और आज के क्लास का यह सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो निशान इम्तियाज, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो घोषणा हुई है, उस आधार पर यह प्रश्न हमने आपसे पूछा है और ये हम अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं। आज का सेशन एंड होता है, आप लोग इस कोर्स को चाहें तो जाके ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का विजेता बैच है ये, इसमें तमाम चीजें कोर्स के रूप में आपको पढ़ाई जाएगी करंट अफेयर्स की। आप चाहे तो बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी का कोर्स भी ले सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी का अगर कोर्स लेंगे तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।